आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं अपने खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। हम अपनी आज की पेशकश में बात करेंगे हुनर से रोजगार की। हुनर से रोजगार तक एक स्किल डेवलपमेंट की बेसिक कोशिश है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शुरू की है, जिसका मकसद नौजवानों को पॉसिबिलिटी और टूरिज्म सेक्टर में बेहतर नौकरी हासिल करने लायक बनाने की ट्रेनिंग देना है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ टूरिज्म सेक्टर तक ही लिमिटेड नहीं किया जा सकता है, बल्कि नौजवानों को नौकरी दिलाने और शॉर्ट टर्म कोर्सेज को एनकरेज करना भी एक मकसद है। आज के दौर में जब हर तरफ बेरोजगारी की बातें की जाती हैं, ऐसे में हुनर जैसी स्कीम उम्मीद की नई किरण है। इस पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस समय प्रोफेसर निमित चौधरी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जामिया मिलिया इस्लामिया, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर पायल मागो, हेड सेंटर ऑफ स्किल डेवलपमेंट। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्किल्स के बारे में। जैसे कि आप बता रहे थे प्रोफेसर निमित कि स्किल क्रेडिट्स जो हैं वो कंपलसरी कर दिए गए हैं। जो नया एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ है वो आपसे जानने चाहेंगे कि क्या है। जी, नए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जी, इसमें अब ये सोचा गया है कि हर नौजवान, वो चाहे किसी भी सेक्टर में या किसी भी ट्रेड में पढ़ाई कर रहा हो, उसके पास कुछ हुनर होना चाहिए जी। आप इसको यूँ समझिए कि जितना एजुकेशन का लैंडस्केप बन रहा है उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है और ये चाहा गया है कि पढ़ने वाला अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से पढ़े, थोड़ा पढ़े, जितना पढ़े और उसको इस्तेमाल कर सके। अगर उसे बेहतर लगे तो वो उसी दिशा में आगे बढ़ जाए और अगर उसे अपनी दिशा बदलनी हो तो वो अपनी दिशा बदल ले। तो इस मन के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, कुछ इंतज़ाम किए गए हैं। उनमें से एक इंतज़ाम यह है कि हर छात्र को के पास कुछ स्किल हो जिसको वो ट्रांसलेट कर ले, लगभग जब उसको ज़रूरत पड़े रोज़गार में, शॉर्ट टर्म रोजगार ही सही, पर उसके पास एक हुनर होना चाहिए जो जिंदगी भर उसके साथ रहे और वो उसका कभी भी इस्तेमाल कर सके जी। तो मोटे तौर पे जो पॉलिसी है उसमें 40 क्रेडिट का एक साल होगा जी। उसके अलावा उसी तरह से 2 साल 80 क्रेडिट, 3 साल 120 क्रेडिट और 4 साल में 160 क्रेडिट के साथ वो ग्रेजुएशन कर सकता है। तो ये कहा गया है कि कम से कम 9 क्रेडिट उसके पास होने चाहिए स्किल के जी। स्किल एनहांसमेंट के जो कोर्सेज हैं उसकी व्यवस्था की जाए। अलग अलग विश्वविद्यालय कुछ उसको घटा बढ़ा सकते हैं, पर जो अरेंजमेंट है उसमें उसको 9 क्रेडिट लेने हैं, यानी 3-3 क्रेडिट के स्किल कोर्सेज वो कर सकता है। एक व्यवस्था और है जो हमको पता होनी चाहिए। इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि अगर पढ़ने वाला छात्र पहला साल पढ़ के बाहर निकल जाए तो उसे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाना चाहिए, ताकि वो सर्टिफिकेट अपने आप में कंप्लीट एक क्वालिफिकेशन हो जिसके साथ वो दुनिया में जाए और जो अगर कुछ आगे पढ़ना चाहे तो वापस आ जाए, नहीं तो वो कुछ नौकरी वगैरह कर ले। तो ऐसा सर्टिफिकेट लेने के लिए उसे 4 क्रेडिट का एक एग्जिट कोर्स भी करना पड़ेगा जी। तो 40 क्रेडिट पहले साल के और अगर उसे छोड़ के सर्टिफिकेट लेना है तो 4 क्रेडिट का एग्जिट कोर्स वो करे। सेकेंड ईयर के बाद अगर वो करेगा तो डिप्लोमा होगा और 4 क्रेडिट का एग्जिट कोर्स। तो ये जो एग्जिट कोर्सेज हैं ये भी स्किल नेचर के कोर्सेज होंगे, ताकि वो उस स्किल को एक्वायर। मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ कि हिस्ट्री का बच्चा है, वो बीए हिस्ट्री में एडमिशन लिया, उसने पहले साल पढ़ा, साथ में उसने ये हुनर सीख लिया कि वो कैसे अपने शहर में आगंतुकों को ले जाएगा और उन्हें शहर का सिटी वॉक कराएगा जी। तो अगर उसके पास ये स्किल है तो ये इमीडिएटली उसके लगभग इमीडिएटली वो इसका इस्तेमाल कर सकता है स्किल का, और एक अपने आप में संपूर्ण क्वालिफिकेशन हो जाएगी। वो सर्टिफिकेट करके निकले, 2 साल ये काम करके देख ले, उसको और अच्छा लग रहा है और हिस्ट्री पढ़ना है तो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले ले जी। अगर उसे कुछ और स्किल सीखने की, नहीं भाई ये धूप में घुमाना अच्छा नहीं है, मुझे
कुछ कुक करके सिखाना है तो वो कलनरी साइंस की कोई स्किल ले ले, कोई और स्किल ले ले, बैंकिंग का स्किल सीख ले, उस तरफ चला जाए, सेल्स का स्किल, सेलिंग का स्किल सीख ले, किसी कंपनी में जाके सेल्स का काम कर ले। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी इस व्यवस्था में इनबिल्ट की गई है जो छात्रों के लिए बहुत लाभदायक है ये व्यवस्था है। बिल्कुल। तो NAP 2020 में पढ़ाई को के साथ साथ स्किल पर भी उतनी ही तवज्जो दी गई है। आइए समझते हैं प्रोफेसर पायल मागो से। पायल, आप क्या कहेंगी कि जिस तरह से काफ़ी फोकस शिफ्ट किया गया है, पढ़ाई के साथ साथ अब फोकस दिया जा रहा है हुनर पर भी या फिर कहें स्किल पर भी फोकस दिया जा रहा है, आप कितना ज़रूरी और सही समझती हैं इसे? स्किल पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को मैं बिलोंग करती हूँ और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इम्प्लीमेंट किया और उस पॉलिसी के अंडर 12 क्रेडिट स्किल के स्टूडेंट्स को पढ़ना ही है जी। लेकिन उसके लिए ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, उसको एक पर्टिकुलर स्किल ही पढ़नी है, लेकिन उसके पास इतनी चॉइसेस हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने करीब 150 स्किल्स डेवलप की जो डिफरेंट डोमेन्स में है, या आप डिफरेंट सेक्टर्स समझ लीजिए उसके। तो जब डिफरेंट सेक्टर्स में स्किल्स आती हैं तो स्टूडेंट के पास ऑप्शन होती है कि जो उसको अपने इंटरेस्ट का विषय हो उसको वो ले सके। इसके साथ साथ हमने एक काम और भी किया है इसके अंदर कि जो इनिशियल स्किल्स हैं वो उसको जो बेसिक लाइफ स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं, उसकी पर्सनालिटी की स्किल्स हैं, सो दैट जब वो सारी चीजें अपनी करके बाहर निकले तो उसके पास एक होलिस्टिक पर्सनालिटी हो, उसके पास एक ऐसी पर्सनालिटी हो कि वो अपने आप को जॉब मार्केट में प्लेस कर सके या अपने आप को एंटरप्रेन्योर बना सके और दूसरों को भी जॉब देने वाला बन सके। तो इस तरह से हमने शुरू किया कि बेसिक लाइफ स्किल्स से लेकर एक एडवांस लेवल की स्किल्स और डिफरेंट सेक्टर्स में वो हो सकती हैं। वो आईटी सेक्टर भी हो सकता है, वो सेक्टर बिजनेस का सेक्टर भी हो सकता है, बैंकिंग का सेक्टर भी हो सकता है, वो सेक्टर मेडिकल डायग्नोस्टिक्स का सेक्टर भी हो सकता है। तो इस तरह से उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको 3 साल में जब से 6 स्किल्स करनी है तो वो अपनी एक ही स्किल को प्रोग्रेसिव मैनर में करते करते अपना हाथ एक स्किल के ऊपर, जो कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, एक स्किल के ऊपर परफेक्ट कर ले और जब वो अपना जॉब मार्केट में जाए तो वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में अपनी जॉब को लेने के लिए स्किल्ड, उसके पास उतनी स्किल्स हो कि वो उस जॉब को कर सके, या फिर उस तरह की स्किल हो कि वो अपने आइडिया को जनरेट करके एक तरह से एक एंटरप्रेन्योर बन सके, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सके, अपनी कंपनी एस्टैब्लिश कर सके। तो ये सारी चीजें अभी स्किल में ध्यान दी गई हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। पर इसके साथ साथ और भी इसमें चीजें, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक कोर्स शुरू किया, कॉम्पिटेंस एनहांसमेंट स्कीम, जो कि केवल स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए नहीं है। इसको कोई भी आकर 4 क्रेडिट का कोई भी कोर्स वो किसी भी समय किसी कॉलेज के अंदर कर सकता है, उसके लिए उसको एनरोल करना पड़ता है। तो वो जरूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का स्टूडेंट हो, उसके पास कोई ऐसी फॉर्मल क्वालिफिकेशन हो, लेकिन अगर वो उसको लगता है कि हाँ मैं ये पर्टिकुलर कोर्स कर सकता हूँ तो वो अपनी कॉम्पिटेंस को एनहांस करने के लिए उसमें आ सकता है। उसको वो क्रेडिट्स भी मिलेंगे, उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में वो क्रेडिट्स भी जाएंगे हैं। इसके अलावा एक और जो थोड़ा सा रेगुलर से हट के इनफॉर्मल सेक्टर जो है, जिसको डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग कहते हैं, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कुछ और करते करते या जिनका रेगुलर में एडमिशन संभव नहीं था या उन्होंने नहीं लिया, उसके बाद उनको कुछ कोर्सेज करने होते हैं, तो वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे यहाँ से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से करते हैं। तो उनके लिए भी तरह तरह की स्किल्स जो उनके इंटरेस्ट की हैं, जो एक बेसिक स्किल्स हैं, कि वो कहीं पे भी जाके ऐसा नहीं होगा कि जब वो कैंपस से बाहर निकलेगा तो उसके हाथ में ऐसा हुनर ना हो कि वो अपने आप को जॉब मार्केट में या एंटरप्रेन्योर की मार्केट में, अपने काम करने की मार्केट में प्लेस कर पाए। तो इस तरह से बहुत सारी स्किल्स उसमें की गई हैं। करीब 150 स्किल्स के कोर्सेज हैं जो कि प्रोग्रेसिव मैनर में है और डिफरेंट डोमेन्स, आईटी डोमेन है, लाइफ साइंसेज है, फिजिकल साइंसेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटेशनल स्किल्स है, बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बेसिक लाइफ स्किल्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन है। तो इस तरह से करके 150 से ज़्यादा स्किल्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने फ्लोट की हैं। जी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने 150 से ज़्यादा स्किल कोर्सेज जो हैं वो फ्लोट किए हैं, जैसे कि प्रोफेसर पायल मागो में बता रही हैं। हमारे साथ इस समय डॉक्टर शुभ गुप्ता भी मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप ऑफ एडल्ट एजुकेशन, स्कूल ऑफ
सोशल साइंस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर शुभ, आपसे भी समझना चाहेंगे जो ये NEP 2020 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि स्किल के कुछ क्रेडिट्स लेना भी ज़रूरी कर दिया गया है, इसको आप कितना ज़रूरी और सही समझते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार आज की डेट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फ्रेम किया गया। पहले क्या होता था कि मान लीजिए मैंने कुछ सीखा और मैंने वो सीखा लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, तो NEP कहीं ना कहीं इसको ये प्रयास कर रहा है कि इन सब स्किल्स को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करे। हम लोग बहुत तरीके से सीखते हैं, घर में मम्मी से सीखते हैं, पापा से सीखते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से सीखते हैं, खाना बनाना सीखते हैं, सिलाई करना सीखते हैं, तो ये सारी तो हमारी नॉन फॉर्मल लर्निंग हो गई जी। तो ये जो नॉन फॉर्मल लर्निंग है, ये अगर मैं मान लीजिए मेरे फादर कारपेंटर हैं और मैं पहले से ही जानता हूँ कि कैसे मेरे को कील ठोकनी है, कैसे मेरे को चीज़ें करनी है, लेकिन पहले ये जो नॉन फॉर्मलाइज जो लर्निंग थी वो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज नहीं हो रही थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और हम ये मान रहे थे कि जिसको ABCD आता है, जिसको क ख ग आता है, वही लर्निंग है, जबकि लर्निंग जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं स्किल के आधार पे भी है। तो सरकार ने इसको ध्यान में रख के इनको रिकॉग्नाइज करवाने का प्रयास करना स्टार्ट कर दिया है, और कहीं ना कहीं क्रेडिट बैंक्स बनाना जो NCF है, NCF के अंतर्गत इनको लेकर आना, ये NEP का एक बहुत बड़ा एक मुहिम है जिसको सफलता धीरे धीरे हम देखेंगे कि मिलेगी। और साथ साथ में हम लोग बोलते थे कि प्रैक्टिस जो है वो आज से 5 साल 10 साल पहले हम लोग बोलते थे कि प्रैक्टिस जो भी इंसान जानता है उसको इतनी तवज्जो नहीं मिलती, लेकिन धीरे धीरे उसको भी एक तवज्जो मिलना शुरू हुई है। इसके साथ साथ में ऐसे बहुत सारे देखने को केसेस मिलते हैं हुनर से रोजगार तक की योजना में भी, कि कैसे एक बच्चे ने बेकरी का कोर्स 8 वीक का किया और अपनी बेकरी स्टैब्लिश कर ली, और वो ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ डिप्लोमा ले लिया। पहले एक सर्टिफिकेट, मान लीजिए आप एक सर्टिफिकेट आपके पास होता था, आप उस सर्टिफिकेट को बस सर्टिफिकेट के रूप में यूज कर सकते थे, लेकिन आज आप उसको धीरे धीरे सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है कि आप उनको अपने क्रेडिट बैंक में भी जोड़ सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी मुहिम है गवर्नमेंट की। जी बिल्कुल। प्रोफेसर निमित, आपसे समझना चाहेंगे कि हमने बात कर रहे हैं हुनर स्कीम की, तो उससे लोगों को किस तरह का बेनिफिट मिला, किस तरह के जॉब्स उनको मिले या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में उसका वो इस्तेमाल कर पाए? देखिए, हुनर ठीक है, ये कोशिश है सरकार की भी और समाज में भी जनरली इसकी बात की जाती है कि हुनर को हमने रोजगार से जोड़ रखा है, पर हुनर अपने आप में हुनर है जी। वो लाइफ को कंप्लीट बनाने के लिए भी ज़रूरी है। मैंने आपने अंग्रेज़ी पढ़ी होगी, पर इसलिए नहीं पढ़ी अंग्रेज़ी कि हम अंग्रेज़ी में टीचर बनेंगे या लेक्चरर बनेंगे, हमें अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल करने के लिए उस हुनर को अपनाया। नया फ्रेमवर्क, जैसे गुप्ता जी कह रहे थे कि वो लर्नर को ये मौका दे रहा है कि वो अपने कंजम्पशन के लिए या रोजगार के लिए दोनों सतह पे वो हुनर का इस्तेमाल कर सके। मैंने आपसे कार्यक्रम से पहले हम बात कर रहे थे, तब भी मैंने आपको ये जिक्र किया कि ये हमने चॉइस दी है लर्नर को कि वो एक तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है कि ज़िंदगी भर जब उसको जो पसंद आए वो हुनर एक्वायर कर ले। गुप्ता जी ने कहा वो उसके क्रेडिट में चले जाए। किसी भी कॉम्बिनेशन में हुनर को, उसको कुकिंग आती है, उसको ट्रैवलिंग पसंद है, उसको फोटोग्राफी पसंद है, तो वो थोड़े दिन ब्लॉगर बन के काम कर ले, वो अपनी लाइफ को फुलफिल करे। हर चीज़ नौकरी मिलेगी, और वो पुराने समय की नौकरियां जो पूरी ज़िंदगी भर आप एक नौकरी से बंध के रह जाएंगे, वो चेंज हो रहा है। पूरी दुनिया में चेंज हो चुका है। हमारा चूँकि हम थोड़ा एक लेगेसी लेके चल रहे हैं कॉलोनियल, इसलिए हम अभी भी उसमें उलझे हुए हैं, पर नए दौर के बच्चे इसको चेंज कर रहे हैं। जब ये जो इस कार्यक्रम का नाम है हुनर से रोजगार, ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय का स्कीम था, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और इसमें आइडिया यही था शुरू जब हमने किया कि जो 10वीं और 12वीं फेल बच्चे हैं उनको हुनर दिया जाए, ताकि वो इस हुनर का इमीडिएटली इस्तेमाल करें और अपने जीवन यापन में उसका इस्तेमाल कर सकें। गुप्ता जी जो अभी बात कर रहे थे उसको हमने कहा है RPL, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, कि उसको क्या आता है। एक उदाहरण ले लीजिए, ढाबा होता है रोड्स के किनारे, और बहुत सारे ढाबे होते हैं और बड़ा पॉपुलर कल्चर है हमारे देश में, और वहाँ पे कोई बच्चा है जो समय के साथ वहाँ काम करते करते
कुछ कुक करना सीख गया है, कुछ पकाना सीख गया है। अब उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, किसी होटल स्कूल का सर्टिफिकेशन नहीं है, तो अब नया फ्रेमवर्क ये कह रहा है कि वो आए एक आरपीएल सेंटर में, यूनिवर्सिटी में या सेक्टर स्किल काउंसिल में, और अपने हुनर का परीक्षा दे और कहे कि भाई मुझे ये आता है। उससे पर्याप्त आता है तो उसे सर्टिफाई कर दिया जाएगा, नहीं तो उसका एक एक्सेप्शन लिस्ट बना दिया जाएगा कि तुम ये 3 चीज़ें और सीख लो। तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना लिखना आना चाहिए, थोड़ा पढ़ना आना चाहिए, थोड़ा तुम्हारे को सेंस ऑफ हाइजीन होना चाहिए। इसके लिए अलग इंडिपेंडेंट फिनिशिंग स्कूल्स होंगे। तो वो छोटे छोटे 1 हफ्ते का 3 दिन का ऐसे वर्कशॉप्स कर लेगा, तो वो जब ये सारी चीज़ें उसको आ जाएंगी तो आरपीएल वाले उसको सर्टिफाई कर देंगे कि भाई ये एंट्री लेवल शेफ के लिए काफ़ी ठीक है। जो अदरवाइज फॉर्मल एजुकेशन में हो सकता है कि वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर ग्रेजुएशन करता तब उसको मिलता, तो ये व्यवस्था है, तो वो अपने इस स्किल को लेके कहीं भी नौकरी कर सकता है। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है कि मैंने हुनर लिया है, पर्सनल स्किल है मेरी, पर मैं उसे फ्यूचर में प्रोफेशन में यूज़ कर सकता हूँ। मैंने प्रोफेशनल स्किल एक्वायर की है, फ्यूचर में मैं उसे पर्सनल यूज़ में लेना चाह रहा हूँ। तो ये व्यवस्था भी इस नई स्कीम में, इस नए इकोसिस्टम कहना चाहिए हमें, उसमें ये उपलब्ध है। बिल्कुल प्रोफेसर नमित, जैसे कि आप कह रहे हैं, जो नया इकोसिस्टम है उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्यूचरिस्टिक काफ़ी है ये। प्रोफेसर पायल, आपसे समझना चाहेंगे, आप बता रही हैं कि 155 से ज़्यादा कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अगर बात करें, तो आपको क्या लगता है किस तरह का बेनिफिट इन स्टूडेंट्स को मिल सकता है इनके ज़रिए? बिल्कुल, ये जो कोर्सेज हैं उसमें जो बेनिफिट स्टूडेंट को मिलेगा, एक तो हुनर तो उसके पास आएगा ही, और उसके पास जो प्रीवियस हुनर है उसको भी वो अपना और निखार सकता है। लेकिन जब हमने स्किल कोर्सेज की सोची तो एक चीज़ और, जो हमारे पास स्टूडेंट्स थे वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे देश भर से स्टूडेंट्स आते हैं। मुझे लगता है 60% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं वो पूरे अलग अलग देश में अलग अलग कोने से आते हैं, हर साल आते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं और उसके बाद यहीं पर जॉब लेने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इन बैक ऑफ देयर स्टेट्स, इन बैक ऑफ देयर विलेजेस, इन बैक ऑफ देयर टाउन्स, उनके पास भी स्किल्स थी। भारतवर्ष में बहुत सारी ऐसी स्किल्स थी कि जो हम छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक कॉर्पोरेट कल्चर में ही आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो ये भी सोचा गया कि जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, हम उन एग्जिस्टिंग स्किल्स को भी मोर रिफाइंड तरीके से हम उन स्टूडेंट्स को दें, जिससे कि उनको ये ना लगे कि मुझे कोई भी नौकरी मिले एक बड़े स्टेट के अंदर या बड़े टाउन के अंदर, मैं वहीं पे करूंगा और वापस जाके मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। हमारे पास साउथ से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, झारखंड से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो हमने सेरिकल्चर की स्किल, सेरिकल्चर की स्किल्स ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन उसको एक अल्टीमेट मैनर में आप कैसे कर सकते हैं, उसको एक जो एक न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ आप कैसे कर सकते हैं, उस तरह से हमने उसको वो स्किल देनी शुरू करी। जैसे मैंने झारखंड की बात करी, बहुत सारे ट्राइबल बेल्ट से स्टूडेंट आता है और वो स्टूडेंट अपनी बेल्ट को बहुत अच्छे से जानता है। उसको पता है कि मेरे यहाँ लाख का प्रोडक्शन होता है एंड लाख इज लाइक गोल्ड टू मी। तो उस लाख से क्या क्या चीजें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को सीख कर, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लाख से हम एलोरेटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और उसको प्रोड्यूस करने के, दैट इज द बेस केमिकल फॉर परफ्यूमरी इंडस्ट्री। अगर हमारा स्टूडेंट जो लाख की प्रोडक्शन जानता है उसकी प्रोसेसिंग भी जान ले और वापस जाकर जहां पर प्रोडक्शन होती है अपनी यूनिट्स एस्टैब्लिश करे, तो उसकी जो एजुकेशन है, जो उसका अपना प्लेस है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके अलावा फिशरीज भी ऐसी हैं, लैंड इज लिमिटेड इन नेचर, और हमारे को जो प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी वो दो ऐसी चीजें हैं, फिश एंड मशरूम्स, जिससे हम उसको आगे अपना जो हंगर की क्राइसिस है, जो प्रोटीन्स की क्राइसिस है, उसको हम दूर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो फिशरीज वाला है, उन्होंने बहुत ज्यादा उसको एनकरेज किया है। तो इस तरह से फिशरीज को किस तरह से करना है, नॉट ट्रेडिशनल वे बट इन अ मॉडर्न वे।
और किस तरह से हम उसको ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, मशरूम्स को हम मॉडर्न वे में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मशरूम्स हम कैसे प्रोड्यूस, इस तरह की जो हैंड्स ऑन स्किल्स हैं वो हम अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी फ्यूचर स्किल्स हैं, अभी पेंडेमिक हुआ, पेंडेमिक के बाद में बहुत ज़रूरत पड़ी स्क्रीनिंग करने की, कि जब भी आपका वायरस कोई भी आता है तो आपको उसको RT-PCR से या किसी और चीज़ से स्क्रीन करना है। तो ये जो स्क्रीनिंग करने के लिए जो हमारे को टेक्निकल स्टाफ चाहिए, टेक्निकल लोग चाहिए, उस तरह की भी जो स्किल्स हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने स्किल प्रोग्राम में रखी हैं। जी बिल्कुल, तो काफ़ी हैंड्स ऑन स्किल ट्रेनिंग दी जाती हैं, जैसे कि बता रही हैं प्रोफेसर पायल। डॉक्टर शुभ, आप क्या कहेंगे, किस तरह के बेनिफिट्स स्टूडेंट्स ले सकते हैं इससे, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें या फिर जॉब की बात करें, तो किस तरह के बेनिफिट्स उनको इस स्किल क्रेडिट से मिल सकते हैं? मैं प्रोफेसर निमित और प्रोफेसर मागो की बात को आगे बढ़ाते हुए इस विषय पे आगे बात रखूंगा। पहली बात तो हुनर से होनहार होना, फिर रोजगार आएगा। रोजगार इज एन आउटकम, बट कि होनहार होना एक प्रोसेस है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, जैसे कि मैं एक एस्ट्रल पाइप करके एक कंपनी है, वो साथ में मैं फ्लाइट में एक व्यक्ति के साथ जा रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था कि आप लोग अपने एम्प्लॉयज की या प्लम्बर की रीस्किलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि पहले आपको ध्यान में होगा कि हम लोग स्टील पाइप यूज करते थे, आज हम प्लास्टिक पाइप यूज करते हैं, तो जोड़ने का तरीका बदल गया है। अब अगर मान लीजिए मेरे को ध्यान में ही नहीं आ रहा है कि मैं जो स्टील वाले पाइप से जोड़ रहा था, अब मैं उसी से ही प्लास्टिक वाले को जोड़ने लगा, तो शायद मैं एक अच्छा प्लम्बर नहीं रह पाऊंगा। अब मान लीजिए कि टाइल चिपकाने की टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। पहले जो है टाइल जो है पहले सीमेंट से चिपकाते थे, रेते से चिपकाते थे, आज की डेट में एडहेसिव आ गए हैं। तो जो एडहेसिव आ गए हैं उनकी जोड़ कैसे लगाई जाए, उनके बीच में आप किस तरीके के जोड़ लगाएं कि वो फिसले नहीं। तो इस प्रकार की जब हमारी सोसाइटी आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो भी आप जिस भी क्षेत्र में हैं आपको रीस्किलिंग तो करवानी पड़ेगी, लेकिन जब साथ में रीस्किलिंग हो रही है आप उसके साथ साथ में, जैसे प्रोफेसर मागो भी बता रही थी, कि आप उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं उसका एक्रीडेशन भी ले सकते हैं। एक्रीडेशन का क्या लाभ है, क्यों हमको एक्रीडेशन लेना है? अभी आपको ध्यान में होगा कि इजराइल से, जर्मनी से कितने सारे ऐसे आवेदन आते हैं कि आप 20,000 नर्सेज, 20,000, 10,000 प्लम्बर्स हमारे यहाँ भेजिए। अगर हमने इन लोगों को एक्रीडेशन ही नहीं दिया, क्योंकि विश्व स्तर पे एक्रीडेशन मान्य है, विश्व स्तर पे आपको प्लम्बिंग करनी है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो क्या आपके पास वो सर्टिफिकेट है? यदि है तो आप उस अपने होनहार होने को, हुनर से आप होनहार हुए और होनहार से आप उसको रोजगार में कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे तो। वरना रोजमर्रा की जिंदगी में अगर मेरे को भी प्लम्बिंग आनी ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मेरी टंकी खराब हो गई, लेकिन मैं उसको बार बार प्लम्बर को ढूंढता रहूंगा, लेकिन मेरे को टंकी जोड़ना नहीं आएगी। तो छोटे मोटे काम हम सबको सीखने चाहिए, क्योंकि ये तो रोजमर्रा के काम है। अच्छा, कुकिंग करना तो मेरे को भी सीखना है। अब मेरे को क्रेडिट, मैं दिन भर सीख रहा हूँ, कभी अपने माँ से सीख रहा हूँ, कभी अपने कुक से सीख रहा हूँ, लेकिन सीख तो रहा हूँ। लेकिन जब हम उसको क्रेडिट में बदलते हैं तो कहीं ना कहीं हमको बहुत लाभ भी होता है। कल की डेट में मान लीजिए मैं यूट्यूबर बनता हूँ जो कि कुकिंग के कोर्सेज देना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मेरे को एक वैलिडेशन भी देता है, और हमारा समाज कहीं ना कहीं वैलिडेशन सीख करता है। जब हमको फॉर्मली एक वैलिडेशन मिल रहा है तो हमको जरूर वो लेना चाहिए। बिल्कुल, तो फॉर्मल वैलिडेशन मिलता है जो कि हमें ज़रूर लेना चाहिए, आपने बताया। प्रोफेसर निमित, अगर हम बात करें हुनर से रोज़गार तक की, तो उसका जो एक मेन एम था वो ये था कि कहीं ना कहीं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिनको कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली है उनको स्किल सिखाया जा सके जिससे कि उनको रोज़गार मिल सके। लेकिन और कौन सी इस तरह की स्कीम है जिससे कि वो फ़ायदा ले सकते हैं जो कि कम पढ़े लिखे लोग हैं? नहीं, एक तो मैं इसको कम पढ़े लिखे से नहीं जोड़ना चाह रहा हूँ, पर हाँ आप इसको भी समझिए कि अगर हमें विश्व स्तर पर कॉम्पिटिटिव होना है हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को, तो हमें अपनी कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। जी। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी हुनरमंद आदमी ले आइए। मैं अगर टूरिज़्म का ही एग्जांपल लूँ, तो अगर कोई टूरिज़्म की कंपनी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की स्कीम में जाएगी और वो करेगी तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएंगी। तो ये ट्रेंड है, ये अच्छा है बुरा है, इस पे हम अलग से बात कर सकते हैं कि कंपनियां भी ये चाह रही हैं कि उन्हें शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट में लोग मिलें,
जो आए एक छोटा सा हिस्से काम का करके उनके पास चले जाएं। विदेशों में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे कहते हैं FTE, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का कितना फ्रैक्शन है। तो आप 0.2 FTE काम कर रहे हैं किसी एक कंपनी के लिए, इसका मतलब आप 20% ही काम कर रहे हैं। तो एक कंपनी फुल टाइम आदमी को अफोर्ड नहीं कर पाती, तो इसलिए वो छोटे, जिसे हम कहते हैं गिग इकॉनमी, तो आजकल हम गिग इकॉनमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें छोटे स्किल वाले लोग चाहिए। लोगों को भी आने वाले समय में ये होगा, जो रिसर्च हमें बता रही है, जो छात्रों पे और यूथ पे स्टडीज़ हैं, कि वो एम्प्लॉयमेंट की जगह बास्केट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रखेंगे। तो मैं टीचर भी हो सकता हूँ, साथ में मैं एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता हूँ, गुप्ता जी कह रहे थे मैं शेफ भी हो सकता हूँ। तो मैं 3-4 स्किल्स को लेके बढ़ूंगा। तो आप स्किल को एक तो इस तरीके से देखिए। अब जब ये गिग इकॉनमी है तो बहुत सारी कंपनीज ये चाह रही हैं कि वो इंटर्न्स को रखें, वो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को रखें, वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट में रखें। अब जैसे जामिया मिलिया है हमारे अगर आप देखेंगे आसपास 3-4 बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो है, फोर्टिस है। अब इन हॉस्पिटल्स में बहुत सारा मेडिकल टूरिस्ट आता है, मिडिल ईस्ट से आ रहा है, नॉर्थ अफ्रीका से आ रहा है, जिसे अपन मैना कंट्रीज कहते हैं, वहाँ से आ रहा है। उनका समस्या ये है कि वो हिंदुस्तान आ तो रहे हैं, पर उनको ऐसे लोग नहीं मिल रहे जो उनकी भाषा में बात कर सकें। तो इन हॉस्पिटल वालों को क्या चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो बच्चा अरबी पढ़ रहा है, जो बच्चा फारसी पढ़ रहा है, जो अजरबैजानी पढ़ रहा है, टर्किश पढ़ रहा है, इस तरह के बच्चों को वो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं जी। कि भाई आप आएँ और हमारे जो टूरिस्ट आया हुआ है, जो पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती है, उसकी डे टू डे लेवल पे मदद कर दीजिए। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण है, इसको बिल्कुल किसी और संदर्भ में नहीं लिया जाए। हमारे यहाँ अगर किसी कार्यक्रम की, किसी प्रोग्राम की फीस 30,000 रुपया सालाना है, तो हमारे बहुत सारे बच्चे इस तरह का पार्ट टाइम जॉब करके अपने स्किल जो उन्होंने फर्स्ट ईयर में सीखा है, वो करीब 25 से 30,000 रुपया महीना कमा लेते हैं जी। सिर्फ वीकेंड पे काम करके। तो वो वीकेंड पे काम कर रहे हैं, उनका स्किल रवा हो रहा है जो वो सीख रहे हैं। ग्राउंड पे क्या रियलिटी, हमेशा एक शिकायत है इंडस्ट्री की कि आप लोग जो पढ़ाते हैं वो हमारे काम में नहीं आता है। हमें आज ऐसी एजुकेशन की भी जरूरत है जो रेलिवेंट भी हो। तो बच्चे, जो भी छात्र है हमारा, जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो स्किल एक्वायर कर रहा है। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि वो पर्सनल लेवल पे कर रहा है। या जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ने अभी एक कार्यक्रम शुरू किया था 2 साल पहले, कि पूरे इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, सबको हॉस्टल नहीं मिल पा रहा, उन्हें अपने खुद के सहारे होना है। अब उन्हें नाश्ता बनाना नहीं आ रहा है, उन्हें खाना बनाना नहीं आ रहा है। तो क्या हम 2 क्रेडिट का एक कोर्स उनके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें उन्हें बेसिक नाश्ता और लंच बनाना आ जाए, उन इंग्रेडिएंट्स के साथ जो दिल्ली में मिलते हैं। बहुत यूज़फुल कोर्स है, इमीडिएटली काम में आने वाला कोर्स है। हो सकता है उन्हें ज़िंदगी भर इसकी ज़रूरत नहीं पड़े, पर 5 साल 10 साल, पर ज़िंदगी में 20 साल बाद भी किसी दिन मन करेगा तो वो अपने इस हुनर को पुल आउट करेंगे और कुछ अच्छा बना लेंगे। तो ये इस तरह से उसको देखिए, हर हुनर सिर्फ रोजगार उन्मुख होगा ये ज़रूरी नहीं हो, बहुत अच्छा है, मन यही है, पर इसके बियॉन्ड देखना चाहिए। ये इस पूरे जो स्किलिंग का जो इकोसिस्टम है उसका ये आइडिया है जी। प्रोफेसर निमित, अगर हम आपके इंस्टीट्यूट की बात करें तो क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? क्या कोई कितने क्लास तक वो पढ़ा होना चाहिए, 10वीं पास, 12वीं पास होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया? नहीं, यूनिवर्सिटी में आने के लिए तो उसे 12th करके आना ही आना है। पर चूंकि अगर हम हुनर से रोजगार वाली स्कीम की बात करें तो इसमें 10वीं पास, 10th ड्रॉप आउट और 12th ड्रॉप आउट अलग अलग स्किल्स हैं। जैसे बेकरी के लिए उसे 12th वाला स्किल होना, मतलब पढ़ाई होनी चाहिए कम से कम, 10th पास होना चाहिए, 12th ड्रॉप आउट हो। पर हाउस कीपिंग है जैसे, उसमें अगर वो 8वीं पास भी है तो वो चलेगा। तो अलग अलग स्किल्स ने ऐसा सेट कर रखा है। और एक चीज़ और मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में करीब 36 सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनाई गई हैं। ये ट्रेड ड्रिवन काउंसिल्स हैं।
जैसे THSC होता है, वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल है, ये सेक्टर के द्वारा ड्रिवन है, इसमें सरकार का रोल नहीं है। वो बताएगी इंडस्ट्री आके कि भाई हमें अलग अलग नौकरियों और अलग अलग रोल के लिए किस तरह के बाशिंदे चाहिए, उन बाशिंदों से वो क्या करवाएंगे, उस पे वो उल्टा वर्कआउट करते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छा ये काम करने के लिए अगर उसे गाइड बनाना है उन्हें, अगर उन्हें वेटर बनाना है, अगर उन्हें ड्राइवर बनाना है, तो उसे क्या क्या चीज़ आनी चाहिए और उस क्लस्टर को हम एक जॉब रोल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड NOS कहलाता है कि जैसे रिसेप्शन पे फोन आया तो मुझे क्या क्या करना है, ये एक नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड इसका बन जाएगा। रिसेप्शनिस्ट एक जॉब रोल है जी। तो रिसेप्शनिस्ट को और सारी स्किल्स के साथ साथ फोन एटिकेट्स आने चाहिए, तो वो फोन एटिकेट्स ऐसे कई सारे NOS लेके एक जॉब रोल बना देंगे। जॉब रोल बिल्कुल रेलिवेंट होंगे इंडस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि इंडस्ट्री ने ही बताया कि हमें इस तरह का आदमी चाहिए जी। से फॉर एग्जांपल आज की तारीख में कैरावन्स की बहुत बात हो रही है, तो हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो कैरावन चला भी सके और उसकी साफ सफाई भी कर सके, तो हाउसकीपिंग स्किल्स भी आनी चाहिए, ड्राइविंग स्किल्स भी आनी चाहिए जी। ये एक जॉब रोल हो गया। तो जो सेक्टर स्किल काउंसिल है वो इसके लिए नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स और जॉब रोल्स क्रिएट करेंगे, जिसे हम QP कहते हैं, क्वालिफिकेशन पैक, और फिर पूरे हिंदुस्तान में जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी उसको पिकअप कर सकती हैं, कॉलेजेस भी पिकअप कर सकते हैं, स्कूल्स भी कर सकते हैं। वो जिसको उसमें इन्वॉल्व होना है वो आए, वो स्किल्स दे, सर्टिफिकेशन सेक्टर स्किल काउंसिल कर देगी। अब प्रावधान ये किया जा रहा है कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी उसको सर्टिफाई कर दें, उस स्टूडेंट के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में वो क्रेडिट्स चले जाएं, तो ये ज़्यादा मतलब एक्सेसिबल एक सिस्टम बनाने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ये व्यवस्था है। बिल्कुल एक्सेसिबल सिस्टम बनाने की ओर हम बढ़ रहे हैं, जैसे कि प्रोफेसर अमित कह रहे हैं। प्रोफेसर पायल, अगर आपके इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो कौन कौन से कोर्सेज में किस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और अगर कोई इसका फ़ायदा उठाना चाहे तो क्या करना होगा? जी, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आता है, उसके लिए सारे कोर्सेज उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ओपन है, किसी भी स्किल में वो करना चाहता है, और स्किल्स में प्रोग्रेसिव भी हैं, तो प्रोग्रेसिव स्किल्स भी वो आराम से कर सकता है। इसके साथ साथ जो बाहर से स्टूडेंट्स हैं, मैंने एक कॉम्पिटेंस एनहांसमेंट स्कीम की बात की और एक कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के स्किल सेंटर की बात की। वहाँ पर हमारा जो ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर है उसमें बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिसमें आपको कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आप 8th पास हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं, लेकिन आप कोई स्किल करना चाहते हैं, बेकरी की स्किल है या फिर AC रिपेयरिंग की स्किल है, रेफ्रिजरेशन रिपेयरिंग की स्किल है, या नेल आर्ट की स्किल है, हेल्थ एंड ब्यूटी कल्चर की कोई स्किल है वो उसमें करना चाहते हैं, कोई बेसिक IT टूल्स की स्किल करना चाहते हैं, से लेकर आप एडवांस स्किल करना चाहते हैं, मान लीजिए ड्रोन फ्लाइंग, ड्रोन असेंबली एंड जैसे अभी आपने बात की ड्राइविंग स्किल्स की, तो वो करना चाहते हैं, वो सारी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इन स्किल्स के साथ सर्टिफिकेशन भी है, आप वो कर सकते हैं। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास, जो मैंने अभी बात की थी इससे पहले कि हमारी जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उसको हम कैसे मॉडर्नाइज करके उन्हीं स्किल्स को वहाँ पर जाकर वो स्टूडेंट, बिकॉज उसके पास वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ पर वो उसकी अवेलेबिलिटी, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम उससे मिलता जुलता है। पर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अभी बहुत चेंजेस जो वर्ल्ड में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग की स्किल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं, डेटा साइंसेस की स्किल्स हैं, तो ये स्किल्स भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और केवल स्टूडेंट्स ही नहीं, कोई प्रोफेशनल्स हैं उनको वो स्किल्स उन्होंने अभी नहीं सीखे हैं लेकिन वो अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, तो वो वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके नॉर्मल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के साथ में अपने क्रेडिट कोर्सेज कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। वो क्रेडिट कोर्सेज उनके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में भी जाएंगे। तो ये जो न्यू एज स्किल्स हमारी आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेज, ये सारी स्किल्स भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। और ये कहाँ कहाँ पर इंप्लीमेंट होती है, बिजनेस के टूल्स में, मेडिसिन डिस्कवरी में, इस तरह से
और अलग अलग जो प्लेसेस हैं, जो हमारा डेटा एनालिटिक्स है, वो अलग अलग प्लेसेस के ऊपर बैंक्स में, बाकी सेक्टर्स में इंक्लूड होता है। तो इस तरह की स्किल्स, पाइथन की स्किल्स हैं, या आपकी वेब डिजाइनिंग की स्किल्स हैं, बैक एंड वेब डिजाइनिंग है, फ्रंट एंड है, जो लेटेस्ट वेब डिजाइनिंग की स्किल्स हैं, और जो डेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कैसे एनालाइज करना है, ये सारी स्किल्स भी हमारे स्टूडेंट्स भी सीख सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल्स जो बड़ी एज के भी हो गए, जो वो वापस आके इन स्किल्स को दोबारा से अपने आप को रीडिफाइन करना चाहते हैं न्यू एज स्किल्स के साथ, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। जी, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे कि प्रोफेसर पायल बता रही हैं। डॉक्टर शुभ, अगर आपके इंस्टीट्यूट की बात करें, जेएनयू की बात करें, तो वहाँ पर कौन कौन से स्किल कोर्सेज हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और साथ में ये भी समझना चाहेंगे कि अगर हुनर से रोज़गार तक स्कीम की बात करें तो वो ड्रॉप आउट्स के लिए भी थी, क्या इस तरह की कोई और भी स्कीम है? सबसे पहले तो मैं ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि जेएनयू में आपको फॉर्मल एडमिशन के लिए बैचलर्स लैंग्वेज कोर्स में भी होता है। जैसे निमित सर भी बता रहे थे कि आप अलग अलग भाषाओं में लोगों को केटर कर सकते हैं। जैसे जेएनयू में भी बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का क्लासेस होते हैं, उनके कोर्सेज होते हैं, बैचलर कोर्सेज होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने रेगुलर असाइनमेंट्स के साथ में भी अपने पार्ट टाइम वर्क भी करते हैं, एंड दे अर्न रियली गुड। तो जापानीज़ है, चाइनीज़ है, उर्दू है, पर्शियन है, अरेबिक है, और बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं। राइट आफ्टर क्लास 12th वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जेएनयू बैचलर्स में एक आयुर्वेदा बायोलॉजी भी कोर्स रन करता है, और जेएनयू साथ साथ में एक बड़ी इंटरडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी भी है कि बहुत रोक टोक नहीं है। एनईपी आने से पहले भी वो बड़ी इंटरडिसिप्लिनरी रही है, और जेएनयू इज़ वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने एनईपी को मैंडेट को रेगुलराइज किया, फॉलो करने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। साथ साथ में ऐसे बहुत सारे, आपको ध्यान में होगा, गवर्नमेंट जब से 2014 से अलग अलग स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम है, स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोग्राम है, मुद्रा योजना है, आप देखिए ये सब, ये 360 डिग्री एक व्यू देते हैं कि आप इन सब चीज़ों को कनेक्ट करके देखिए। आप ऐसा मत देखिए कि एक स्कीम ये आइसोलेशन में है, कोई भी स्कीम आइसोलेशन में नहीं है, हर स्कीम को अब जोड़ा जा रहा है। आप देखिए कि एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्किल से भी रिलेट किया जा रहा है, उसको रोजगार से भी रिलेट किया जा रहा है। तो एजुकेशन को अब देखिए, पहले एजुकेशन तो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए है ही, आप अच्छे व्यक्ति बने ये तो आवश्यक है ही। एक अच्छे व्यक्ति के साथ साथ में आपको रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिले, आप आज की बाजार के साथ तारतम्य बना के चल सकें, इसका भी लगातार प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। और इन ओवरऑल हर प्रकार की स्कीम आप देखिए इस प्रकार का डायरेक्शन दे रही है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर निमित, आपसे समझना चाहेंगे कि हम जो बात कर रहे हैं स्किल्स की, जो कि क्रेडिट सिस्टम भी है, अगर एनईपी 2020 की बात करें तो उसमें इस तरह की फैसिलिटी दी गई है और काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को, स्टूडेंट्स को, कि किस तरह की स्किल्स सीखनी चाहिए और क्यों सीखनी चाहिए? मैसेज तो सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट ये है कि दे आर इन वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। जो व्यवस्था बन रही है और उभर के आ रही है वो बहुत अच्छी है। मैंने इस कार्यक्रम से पहले भी आपसे कह रहा था मैं कि पूरा जो लर्निंग का लैंडस्केप है वो बदल गया है जी। हम जिस व्यवस्था में पढ़े वो ये थी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल डिसाइड करते थे कि हम क्या पढ़ाएंगे और सामने वाले को क्या पढ़ना है। अब धीरे धीरे व्यवस्था, जिसे हम पुश सिस्टम कह सकते हैं, अब ये धीरे धीरे पुल सिस्टम में आ गए कि लर्नर डिसाइड करेगा कि वो क्या पुल करेगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, कुछ लोग इसे कैफेटेरिया अप्रोच भी कहते हैं, कि जैसे आप कैफे में जाते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि मेन्यू कार्ड उठा के कि मुझे क्या क्या खाना है। वैसी लर्निंग का है कि आप जिंदगी के जिस फेज में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, इस वक्त आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आप पुल कर लीजिए। आप अपनी यूनिवर्सिटी से पुल कर लीजिए, आप यूट्यूब से कर लीजिए, आप मूक से कर लीजिए, आप ओपन लर्निंग से कर लीजिए, आप नॉन फॉर्मल तरीके से कर लीजिए। आप डिसाइड करिए कि आप अपनी ज़िंदगी को संपूर्ण कैसे बनाएंगे, सेटिस्फाइंग कैसे बनाना चाहते हैं। और ऐसा जैसे पहले होता था ना कि मैंने बीकॉम कर लिया, अब इस जीवन में मैं बीकॉम कॉमर्स के अलावा कुछ नहीं कर सकता, ये व्यवस्था बदल गई है। आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी। आज आपका मन बैंकिंग पढ़ने का कर रहा है, बैंकिंग पढ़ लीजिए। कल आप फोटोग्राफी सीखना चाह रहे हैं, फोटोग्राफी कर लीजिए। एक्टिंग सीखना चाह रहे हैं, एक्टिंग में चले जाइए। कोडिंग सीखना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी की राह पे बढ़ना चाह रहे हैं, वहाँ बढ़ जाइए।
5 साल बढ़िए, 6 साल बढ़िए, तो ऑप्शंस आपके पास अनलिमिटेड हो अनलिमिटेड है। बाद हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं प्रोफेसर निमित, राहुल कॉल कर रहे हैं न्यू दिल्ली से। राहुल पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? जी राहुल, जी राहुल, आपको आवाज मिल रही है? जी पूछिए। हेलो जी, आप क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार नमस्कार। मैम, मेरा सवाल ये है कि एक तो मुझे जानना है, कोर्स होता है मेरीटाइम राइटिंग टेक्नोलॉजी का, तो वो अगर कोई करना चाहे तो वो किधर से कर सकता है? और दूसरा सवाल मेरा ये था कि जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है, वो 9th क्लास में है, तो वो 12th के बाद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बनाना चाहता है, तो या फिर मेडिकल फील्ड में आना चाहता है, तो नीट के अलावा पैरामेडिकल के कौन से ऑप्शन होंगे? 2 सवाल हैं मेरे। थैंक यू जी, थैंक यू राहुल। इन्होंने 2 सवाल पूछे हैं, एक तो मैरीटाइम का कोर्स वो कहाँ से कर सकते हैं, और दूसरा कि नीट के अलावा और कहाँ से वो कर सकते हैं। मैरीटाइम के कोर्सेज के लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे ये कोर्सेज चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी भी है, तो डेफिनेटली कोई कमी नहीं है, इनको सर्च करना पड़ेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये किस लोकेशन पे हैं, अपने लोकेशन के पास से करना चाहते हैं, दूर से करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैरीटाइम में भी कई स्पेशलाइजेशन है। अगर ये टूरिज्म से रिलेट करने तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है गोवा में, वो भारत सरकार का ही पर्यटन मंत्रालय का ही संस्थान है, वहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन का एआई से रिलेटेड भी था। एआई आप प्रोफेसर पायल आप भी बता रही थी। जी, एआई से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग लेवल्स के मिलेंगे, आप उसको कर सकते हैं। डाटा साइंसेस से रिलेटेड है, राइट फ्रॉम बेसिक 3 months कोर्स टू 1 year कोर्स, और इसमें आपको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज में भी मिलेंगे। आईआईटीज भी ऑनलाइन कोर्सेज, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको काफ़ी सारे डाटा से रिलेटेड भी कोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोर्सेज मिलेंगे। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स भी दे रहे हैं, तो 3 months से लेके 1 year से लेके 2 year डिप्लोमा, इस तरह के कोर्सेज प्लस डिग्रीज, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो, ऑपरेशनल रिसर्च है, तो वो आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। इनका एक और प्रश्न था मेडिकल से रिलेटेड कि अगर आप नीट में ना जाना चाहें, और मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे एवेन्यूज हैं। एक बिल्कुल छोटा सा एवेन्यू मैं आपको बताती हूँ कि डायबिटिक मैनेजमेंट, ये इस तरह के कोर्सेज हैं कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ करेंगे तो आप हॉस्पिटल्स में जो डायबिटिक जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके साथ में एसोसिएट होके डायबिटिक मैनेजमेंट का और इसके अलावा हार्मोन मैनेजमेंट के ये सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। फिजियोथेरेपी और आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, इनके बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन मेडिकल के और बहुत सारे जो टेक्निकल कोर्सेज हैं कि जहां पर आपको टेक्नीशियन की तरह मशीन्स हैंडल करनी पड़ती हैं, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग जगह पर अवेलेबल हैं, आप वो कर सकते हैं। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ एआई से रिलेटेड। जब आपको ये सीखना होगा, समझना होगा कि हमको जब एआई जानना है, जैसे एआई बहुत बज़वर्ड है, हमको लगता है कि अब मेरे को कोई बोल दे कि मेरे को रॉकेट साइंस जाननी है, तो पहले मेरे को बेसिक फिजिक्स जाननी होंगी। तो पहले एआई जानने से पहले आपको C++, डेटा स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करता है, जब तक आप उसकी इन-डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि डेटा मूव कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस, जैसे आप SQL जिसको हम बोलते हैं, SQL डेटाबेस कैसे फंक्शन करता है, फिर बिग डेटाबेस कैसे काम करता है, आप एआई से चाहते क्या हैं, आप किस चीज़ को ट्रेन करना चाहते हैं, तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप कोर्स ऑप्ट कर पाएंगे। ऐसे जंप करके कि मेरे को सिर्फ पाइथन लर्न करनी है, तो पाइथन लर्न करने से पहले जो प्रीरिक्विजिट है वो आपको फुलफिल करने चाहिए, तभी आप जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सीख पाएंगे। सेकंड थिंग जो आपने एक पूछी, जेएनयू में एक बहुत अच्छा कोर्स रन होता है आयुर्वेदा बायोलॉजी नाम से, जिसको बैचलर्स से स्टार्ट होता है और मास्टर्स से इंटीग्रेटेड भी है वो, और उसमें नीट काफ़ी जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो उसमें आ रहे हैं, और उसका रिसर्च ओरिएंटेशन आज की डेट में बहुत ही अच्छा है, उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर शुभ, आपसे चाहेंगे कंक्लूडिंग रिमार्क, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
ओके, सो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो हमको करनी है, साथ साथ में लाइफ वाइड लर्निंग भी करनी है। जैसे निमित सर भी बता रहे थे, आपको अपनी बास्केट जो है वो डाइवर्सिफाई करनी होगी। हम लोग कभी भी मान लीजिए जाते हैं मार्केट में, सुनते हैं मार्केट में जो लोग सुनते रहते हैं कि आपको रिलायंस भी खरीदना है तो टाटा पावर भी खरीदना है तो ये भी खरीदना है, आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करिए। उसी प्रकार से मार्केट जिस तरीके से फंक्शन कर रही है, हमको अपने स्किल भी डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि एआई जिसकी हम बात कर रहे हैं, एआई बहुत सारी चीजें रिप्लेस कर सकता है। एआई जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, बहुत सारी चीजें रिप्लेस कर सकता है, लेकिन वो हाथ के काम को, हुनर को शायद रिप्लेस करने में बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, जो हाथ का काम है। तो कहीं ना कहीं हम सबको अपनी स्किल डाइवर्सिफाई करनी होगी और चेंजिंग टाइम्स में अपने आप का तारतम्य बिठा के रखना कि हम भी उसी समय के हिसाब से चल पाएं। इस प्रकार का हमको प्रयास करना चाहिए कि लाइफ वाइड लर्निंग भी हो, इस प्रकार का। बिल्कुल, लाइफ वाइड लर्निंग हो, ये ज़रूरी है। आप तीनों ने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे तीनों मेहमान मौजूद थे और हम बात कर रहे थे हुनर के ऊपर में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है उसमें काफ़ी तवज्जो दी गई है स्किल्स के ऊपर, और बाकायदा इसके लिए क्रेडिट्स रखे गए हैं। और स्किल सीखना सिर्फ रोज़गार के लिए ज़रूरी नहीं है, होनहार होना भी ज़रूरी है, जैसे कि हमारे गेस्ट कह रहे थे कि एक वाइड लर्निंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारी आज की पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।